हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश राठौर। आज हम करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का चैप्टर 12 में सेक्शन है 154 से 176 तक। और इस चैप्टर का नाम है पुलिस को इल्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्ति, मतलब इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू द इन्वेस्टिगेशन। अब देखते हैं हम पहला सेक्शन। इसका पहला सेक्शन है 154 बताता है संज्ञेय मामलों में इंतला। कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उनमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर क्या किया जाएगा। तो ये कह रहा है, पहला क्लॉज कहता है अगर संज्ञेय मामले से संबंधित कोई इंतला पुलिस थाने के बारसादक अधिकारी को मिलती है, या तो मौखिक मिलती है या ऑरली मिलती है या रिटन में मिलती है। तो अगर ऑरली मिली है तो वो रिटन कर लेगा। रिटन करके उसे जिसने सूचना दी है उसे पढ़ के सुनाई जाएगी। और इसका परंतु क्या उसमें ये कहता है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन लेडीज से संबंधित मिली है, जो 376 के केस है, 354 के केस है या 509 का केस है, तो लेडीजों से संबंधित कोई क्राइम है, उससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन है, तो जो इन्फॉर्मेशन लिखेगी वो लेडीज अधिकारी ऑफिसर होगी, वो लिखेगी। अब आते हैं आगे। इसका क्लॉज 2 कहता है, क्लॉज 2 ये कह रहा है अगर कोई इन्फॉर्मेशन, अगर जिस व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन दी है उसको एक प्रतिलिपि दी जाएगी। और थर्ड ये कहता है अगर आप कोई थाने में इन्फॉर्मेशन दी और जो एफआईआर आप लिखाने गए, वो एफआईआर पुलिस थाने के बाहर साधक ने या किसी ने नहीं लिखी, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास जो सूचना है उसे लिखकर और डाक खाने द्वारा अपने आगे पुलिस आयुक्त को भेज देंगे। अगर पुलिस आयुक्त को लगता है कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित है तो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और जो संबंधित थाना होगा वहाँ के संबंधित थाने को सूचना दे देंगे आगे की कार्रवाई के लिए। तो इसे कहते हैं हम 154 को हम एफआईआर भी कहते हैं। अब 154 एक बार देख लेते हैं। 154 को कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या फिर एफआईआर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब एफआईआर। तो इसका पहला क्लॉज कहता है कोई संज्ञेय अपराध से संबंधित कोई सूचना मिलती है पुलिस वालों को, तो पुलिस वाला क्या करेगा, पुलिस वाले जाकर अगर कोई संज्ञेय अपराध होता है, संज्ञेय अपराध से संबंधित कोई इंतला है, तो यदि पुलिस थाने के बारसाद अधिकारी को मौखिक दी गई है या फिर रिटन में दी गई है। अगर ओरली दी गई है तो वो रिटन करेगा, लिखेगा, लिखने के बाद जिसने उसे सूचना दी है उसे पढ़कर सुनाई जाएगी। पहला क्लॉज कहता है। इसका एक परंतु दे रखा है प्रोविजो ये कह रहा है अगर कोई लेडीज से संबंधित अपराध है, कोई 376 से संबंधित है या 354 से या 509 से संबंधित कोई अपराध है, तो फिर जो इन्फॉर्मेशन लिखेगी, जो एफआईआर लिखेगी, वो महिला ऑफिसर होना चाहिए। आगे बताता है, आगे बता रहा है क्लॉज 2 कह रहा है अगर जिस व्यक्ति ने जो सूचना लिखाई है, जिसने एफआईआर लिखाई है, उसे एफआईआर की एक प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाएगी। थर्ड क्लॉज कह रहा है अगर आप एफआईआर लिखाने गए और पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी ने एफआईआर नहीं लिखी है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपके पास जो सूचना है वो सूचना आप लिखकर डाक खाने द्वारा अपने यहाँ के पुलिस आयुक्त को भेज देंगे। अगर पुलिस आयुक्त को लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित, तो आगे की वो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और जो संबंधित थाना है वहाँ आगे की कार्रवाई करने के लिए इन्फॉर्म कर देंगे। अब आ जाते हैं 155 कहता है वो संज्ञेय मामले था 154, और 155 है असंज्ञेय मामलों के बारे में इंतला और ऐसे मामले का अन्वेषण। 155 कह रहा है इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। ठीक है, तो ये है 155 में पहला क्लॉज कहता है जब पुलिस थाने के बाहर से अधिकारी को कोई संज्ञेय मामले से संबंधित कोई इंतला मिलती है, असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित कोई इंतला मिलेगी, तो वो उसे लिख लेगा। लिखने के बाद जो व्यक्ति उसे लिखवाता है उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। पहला क्लॉज कहता है। सेकंड क्लॉज कहता है कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के, तो ये कह रहा है कोई पुलिस अधिकारी है और उसे कोई ऑफेंस जो
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उससे संबंधित कोई सूचना मिलती है तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा, पहले मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा तभी वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। सेकंड क्लॉज कहता है। थर्ड क्लॉज कह रहा है अगर कोई मजिस्ट्रेट उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल देता है तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है, अब आ जाते आगे आ जाते 4 कह रहा है जहां मामले में संबंधित ऐसे 2 या अधिक अपराधों से है जिनमें से कम एक संज्ञेय है, वहाँ इस बात के होते हुए भी अन्य अपराध असंज्ञेय है, यह मामला संज्ञेय माना जाएगा। अब ये क्लॉज 3 ये कह रहा है कोई मैटर ऐसा है जिसमें जो कुछ एक मिनट कोई मैटर ऐसा है जिसमें 2 अपराध हैं जिसमें एक संज्ञेय है और एक असंज्ञेय है तो फिर हम उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस ही मानेंगे। इसे कहते हैं हम 155 को हम NCR भी कहते हैं। 150 क्या 155 है NCR। ठीक है, 154 है FIR, 155 है NCR और 154 कॉग्निजेबल ऑफेंस है और 155 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो इसका पहला क्लॉज कहता है अगर जब कोई पुलिस थाने के बाहर से अधिक अधिकारी को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित कोई इत्तला मिलेगी तो उसे लिख लेगा और लिखने के बाद जिसने उसे सूचना दी है उसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, जो संबंधित मजिस्ट्रेट होगा उसके पास भेजेगा। सेकंड क्लॉज कहता है अगर कोई पुलिस अधिकारी है जो जिससे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित अगर सूचना मिली है तो फिर वो उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता जब तक मजिस्ट्रेट उसे ऑर्डर ना दे दे। थर्ड कह रहा है अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया है तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। फोर्थ क्लॉज ये कह रहा है अगर 2 है अपराध जिसमें एक संज्ञेय एक असंज्ञेय है, मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस 2 अपराध हैं तो फिर हम उसे पूरे अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस मानेंगे। ये क्लॉज 4 कह रहा है। अब आ जाते आगे 4 के 156 कह रहा है 156 कहता है संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। तो ये कह रहा है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति होगी, ये 156 बताता है। तो 156 कह रहा है कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, तो पहला क्लॉज क्या कह रहा है तो अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है पुलिस अधिकारी। सेकंड क्लॉज ये कह रहा है ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्रवाई की किसी भी प्रकरण में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाए कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं था। अगर अन्वेषण किसी ने इन्वेस्टिगेशन कर ली है पुलिस अधिकारी ने तो फिर ये माना जाएगा कि सही की है उसने, ये नहीं माना जाएगा वो उसके लिए सक्षम नहीं था, ये माना जाएगा सही किया है। थर्ड कह रहा है धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण कर सकता है। ठीक है, तो इसमें 156 में बता रहा है कि पुलिस अधिकारी कॉग्निजेबल ऑफेंस में कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो ये बताता है 156। अब आ जाते हैं हम 157 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। तो ये बताता है प्रोसीडिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये बताता है 156 तो 156 कहता है यदि अन्वेषण के लिए प्रक्रिया तो ये कह रहा है यदि पुलिस थाने के बाहर से अधिकारी को इंतला प्राप्त होने पर अन्यथा यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के अधीन वह सशक्त है तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध के लिए पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी को भेजेगा। ऐसी पंक्ति में निम्न पंक्ति का नाम होगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त करे। तो ये कह रहा है कि अगर कोई पुलिस थाने के बाहर से अधिकारी को इत्तला प्राप्त होती है और उसे लगता है किसी व्यक्ति को पकड़ना और गिरफ्तार करना आवश्यक है तो फिर वहाँ जाकर वो उसके गिरफ्तार भी कर सकता है। ठीक है,
गिरफ्तार के उपाय करने के लिए उस स्थान पर स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ को भी भेज सकता है, ये बता दिया फर्स्ट क्लॉज में। अब इसमें कुछ परंतुक दे रखे हैं। हाँ, तो इसमें पहला कहता है, जब ऐसे अपराध के किए जाने की इंतला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसके नाम देकर की गई और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है। और किसी ने कोई नाम देकर कोई FIR लिखाई है, नाम देकर कोई इंतला दी है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है, तब ये आवश्यक ना हो कि पुलिस थाने का भारसागत अधिकारी उसका अन्वेषण करने के लिए स्वयं या अधीनस्थ को भेजे। तो पहला क्लॉज ये कह रहा है, अगर नाम से किसी ने इंफॉर्मेशन दी है तो अगर लगता है तो फिर पुलिस अधिकारी क्या करेगा, जरूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने उस स्थान पर जाए। सेकंड ये कह रहा है, यदि पुलिस थाने के भारसागत अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो इस मामले में अन्वेषण नहीं करेगा। और उसे लग रहा है इन्वेस्टिगेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। अब इसमें लास्ट प्रोविजन कह रहा है, परंतु यह और बलात्कार के अपराध के संबंध से पीड़िता के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और यथाशक्ति किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक या नजदीक नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा। अब ये कह रहा है, अगर कोई बलात्कार से संबंधित, कोई लेडीज से संबंधित कोई अपराध हुआ है तो पीड़िता का जो कथन लिखे जाएंगे वो उसके निवास स्थान पर माता पिता या संरक्षक या कोई नातेदार है उसकी उपस्थिति में लिखे जाएंगे, सामाजिक कर्ताओं की उपस्थिति में अभिलिखित किए जाएंगे। अब आ जाते हैं क्लॉज 2। तो ये कह रहा है, उपधारा 1 में परंतु AB में बड़ी दशाओं में प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भारसागत अधिकारी अपनी रिपोर्ट उस उपधारा के अपेक्षाओं के पूर्णतः अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा और उक्त परंतु खंड B में बड़ी दशा में ऐसा अधिकारी इंतला को पूर्णतः अनुपालन न करने अपने कारणों का कथन करेगा। उक्त परंतु B में बड़ी दशा में ऐसा अधिकारी इंतला देने वाले को यदि कोई ऐसी रीत से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए तत्काल इस बात की सूचना दे देगा कि उसके मामले में अन्वेषण करना तो करेगा और न कराएगा। और सेकंड क्लॉज ये कह रहा है, अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कराता है पुलिस वाला तो जिसने इन्फॉर्मेशन दी है तो उसे भी बताएगा कि क्यों नहीं वो इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो सीधा सीधा ये है कि 157 बताता है 157 बताता है प्रोसीडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें पहला क्लॉज ये कह रहा है, अगर किसी कोई अधिकारी है जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सशक्त है, जिसे इंतला मिलती है, तो अगर उसे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो कर सकता है। गिरफ्तार के उपाय करने के लिए उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ को भेजेगा। पहला क्लॉज कह दिया। अब पहले क्लॉज में ही परंतुक दे रखे हैं। परंतुक में ये कह रहा है, अगर कोई पुलिस वाले को कोई सूचना मिली है, नाम से मिली है, इंतला कोई नाम से मिली है, तो फिर वो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ अन्वेषण करने के लिए जाए या अपने अधीनस्थ को भेजे। बी में ये कह रहा है, अगर थाने के भारसागत अधिकारी को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कराने की आवश्यकता नहीं है तो फिर वो नहीं कराएगा। थर्ड, फिर आगे ये कह रहा है, परंतु में अगर कोई लेडीज से संबंधित अपराध है, जो बलात्कार से पीड़ित वगैरह है उसके संबंधित अपराध है, तो वहाँ पे जो अन्वेषण करेगी वो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। तो जो कथन होंगे तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा और माता पिता की या संरक्षक की या नज़दीक रिश्तेदार की उपस्थिति में ही अभिलिखित किए जाएंगे। और सेकंड क्लॉज ये कह रहा है, अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी नहीं करा रहा है तो फिर जिस व्यक्ति ने उसे इन्फॉर्मेशन दी है उसे भी बताएगा और इसकी सूचना वो अपने अधिकारी को भी देगा कि क्यों नहीं करा रहा है। फिर आगे अब आ जाता है 158 कहता है, रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। तो जो रिपोर्ट है वो कैसे दी जाएगी इसके बारे में बता रहा है 158। तो रिपोर्ट सबमिट कैसे की जाएगी ये 158 बता रहा है। इसमें 2 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज ये कहता है, धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट यह राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है पुलिस, तो किसके द्वारा भेजी, जो अधिकारी राज्य सरकार द्वारा बताया गया हो, कोई वरिष्ठ अधिकारी उसके द्वारा भेजी जाएगी। सेकंड ये कह रहा है, ऐसा वरिष्ठ
अधिकारी पुलिस थाने के वारसा अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे। उस रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात उसे अविलंब मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। तो पहला क्लॉज कह रहा है जो राज्य सरकार ने सशक्त किया हो वरिष्ठ कोई अधिकारी वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा। सेकंड क्लॉज ये कह रहा है कि अगर सेकंड क्लॉज कह रहा है उस रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात उसे अविलंब मतलब जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा। आ जाते 159 कह रहा है अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। 159 हाँ, तो 159 कहता है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। तो कहता है आगे देखते हैं, ये कह रहा है ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है। कोई मजिस्ट्रेट है उसे रिपोर्ट मिली है तो वो क्या कर सकता है, उसे लगता है कि आगे इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए तो वह इन्वेस्टिगेशन के लिए रिपोर्ट कैद बोल देगा, आदेश दे देगा। या यदि वह ठीक समझे तो वह इस संहिता में उपबंधित रीत के प्रीलिमिनरी इंक्वायरी भी करा सकता है। उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। तो कह रहा है अगर उसे रिपोर्ट मिली है मजिस्ट्रेट को, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है अगर उसे इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन की लिए बोल देगा। अगर उसे लग रहा है कि अगर उसे इंक्वायरी कराने चाहिए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कराने चाहिए तो फिर वो उसके लिए ऑर्डर दे देगा। अब आ जाते आगे। अब आगे कहता है 160 में साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी सकते। अब यहाँ पे बता रहा है विटनेस की हाजिरी के लिए, तो ये बताता है साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू द रिक्वेस्ट अटेंडेंस ऑफ विटनेस। आगे बताता है पहला क्लॉज कहता है कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है अपने थाने या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी दी गई इत्तला से या अन्यथा उस तथ्यों को परिस्थितियों को परिचित होना प्रतीत होता है अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित द्वारा कर सकता है वह व्यक्ति अपेक्षा अनुसार हाजिर होगा। तो पहला क्लॉज ये कहता है अगर किसी में कोई केस कोई ऑफेंस वगैरह है और लग रहा है कि कोई व्यक्ति इसका विटनेस है तो फिर न्यायालय कह सकता है जिसने इन्फॉर्मेशन दी है उसे और जो विटनेस हो सकता है उसे, तो न्यायालय को लगता है पुलिस वालों को लगता है कि अगर कुछ एविडेंस इससे मिल सकता है तो फिर क्या कर सकता है उसे सम्मन करके उसे बुला सकता है। ठीक है, परंतु में ये कह रहा है कोई 15 वर्ष से कोई छोटा है, कोई 15 वर्ष से कोई कम का है या 65 साल से ज़्यादा का है या कोई स्त्री है तो फिर न्यायालय उसे तो फिर पुलिस वाले उसे थाने में नहीं बुलाएंगे, फिर उसके निवास स्थान पर जाकर या जो कोई सुलभ स्थान हो वहाँ जाके उसका हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तो वहीं जाके उनका क्या करेंगे पूरी जानकारी लेंगे। सेकंड क्लॉज ये कह रहा है अपने निवास स्थान से बिन किसी स्थान पर उपधारा 1 के दिन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, तो ये कह रहा है जो विटनेस होंगे उन्हें राज्य पुलिस अधिकारी क्या करेंगे राज्य सरकार द्वारा उनके आने जाने का खर्चा दिलाएंगे। ये कह रहा है सेकंड क्लॉज। तो 160 में पहला क्लॉज कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय की अधीन अन्वेषण कर रहा है और उसे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करने में कोई ऐसा व्यक्ति है जो विटनेस हो सकता है या जिसने इन्फॉर्मेशन दी है उसे भी इत्तला दी है उसके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो न्यायालय क्या तो पुलिस वाले क्या करेंगे वो अपने थाने में उसे बुला सकते हैं सम्मन करके। और इसका परंतु ये कह रहा है अगर कोई लेडीज है और या फिर कोई 65 साल से ज़्यादा का कोई व्यक्ति है और 15 साल से कम का व्यक्ति है तो फिर पुलिस थाने बुलाया नहीं जाएगा उसे, तो फिर उसके निवास स्थान पर जाकर ही उससे पूछताछ की जा सकती है। सेकंड क्लॉज ये कह रहा है जो व्यक्ति विटनेस वगैरह हैं उनके आने जाने का खर्चा है पुलिस अधिकारी राज्य सरकार से दिलाएंगे। अब आ जाते 161 कह रहा है पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। तो पहला क्लॉज कहता है कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी जो ऐसी पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं है उसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त निहित करती है मामले के तथ्यों की परिस्थितियों में परिचित समझे जाने व्यक्ति को मौखिक परीक्षा कर सकता है। तो पहला क्लॉज ये कह रहा है अगर
पुलिस अधिकारी है उसे लग रहा है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसे लग रहा है कोई व्यक्ति है जिसे कुछ परिस्थितियों की जानकारी है, तो क्या कर सकता है, ओरल उसकी एग्जामिनेशन कर सकता है। पहला क्लॉज कह रहा है। सेकंड क्लॉज कह रहा है ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जिनका उत्तर की प्रवृत्ति को उसे आपराधिक आरोप या शास्त्रीय समर्पण की आशंका में डालने की है, ऐसे मामले से संबंधित उन सब प्रश्नों का सही से। तो सेकंड क्लॉज ये कह रहा है जो विटनेस वगैरह हैं, अगर पुलिस अधिकारी उससे कोई बात पूछते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो उसे आंसर देने के लिए वो आबद्ध है। सेकंड क्लॉज कह रहा है। थर्ड ये कह रहा है पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन अपेक्षा के दौरान उसके समझ किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है, और मतलब जो कथन किए जाएंगे उन्हें लिखेंगे पुलिस अधिकारी। यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बनाएगा जिनका कथन वह अभिलेखित करता है। फिर इसमें परंतु में ये कह रहा है परंतु इस उपधारा के अधीन किए गए प्रत्येक श्रव्य से इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलेखित किया जा सकता है। और इसमें लास्ट एक और परंतु क्या वो ये कह रहा है कोई लेडीज से संबंधित अपराध है, तो 376 या 354 या 509 से संबंधित कोई अपराध है, तो कह रहा है कि अधीन किसी अपराध के लिए किए जाने वाले प्रयत्न किए जाने के अभिकथन किया जाएगा किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। तो कोई लेडीज से संबंधित कोई अपराध है तो फिर किसके द्वारा लिखा जाएगा, तो फिर वो महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा लिखा जाएगा, महिला ऑफिसर द्वारा लिखा जाएगा। ये कह रहा है 161। तो 161 में कह दिया पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा के बारे में। तो पहला क्लॉज ये कह रहा है अगर किसी पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करने में लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे परिस्थितियों की जानकारी हो सकती है, तो न्यायालय तो फिर पुलिस अधिकारी उसे उसकी मौखिक परीक्षा कर सकता है। सेकंड क्लॉज ये कह रहा है अब जो पुलिस वाले उससे क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर देने के लिए वो आबद्ध है। थर्ड कह रहा है पुलिस अधिकारी इन धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समझ किए गए किसी भी कथन को क्या करेगा, लेखबद्ध कर लेगा, लिख लेगा। और फिर इसका परंतु में ये कह रहा है कि एक परंतु ये कह रहा है कि शब्द से इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलेखित किया जा सकता है। जो कथन है वो शब्द से इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलेखित किया जा सकता है। और जो सेकंड प्रोविजो वो ये कह रहा है कोई लेडीज से संबंधित कोई अपराध है तो फिर उसे महिला पुलिस अधिकारी लिखेगी, महिला पुलिस अधिकारी किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलेखित किया जाएगा। अब आ जाते आगे, अब देखते हैं हम 162। 162 कह रहा है पुलिस के किए गए कथनों का हस्ताक्षर न किया जाना। तो अब ये 162 बताता है कि पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षर न किया जाना, कथनों का साक्ष्य में उपयोग। तो ये बताता है कि पुलिस जो कथन कर रही है उसे हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है या नहीं, उसके बारे में बताता है 162। तो 160 बताता है। अब इसके अंदर देखते हैं। तो इसका पहला प्रोविजो कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कथन यदि लेखबद्ध किया गया है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा, और ना ऐसा कोई कथन कोई अभिलेख चाहे वह पुलिस डायरी में हो या ना हो, ना कथन अभिलेख कोई भाग ऐसी किसी अपधारा की कथन किसी समय अन्वेषण या किसी जांच विचारण इसमें इस पश्चात हिदायती सिवाय किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। तो इसका पहला प्रोविजो पहला क्लॉज कहता है 162 का कि धारा 161 के अंतर्गत पुलिस को दिया गया कथन करने वाले द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा। तो ये कह रहा है पहला क्लॉज। अब इसमें आगे कह रहा है, आगे इसमें एक परंतु दे रखा है। परंतु कह रहा है ऐसा कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 और 32 के अधीन सुसंगत हो सकेगा, अन्यथा नहीं। तो कब किन किन मैटरों में होगा, किन किन के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा, एक तो एविडेंस की धारा 145 और सेक्शन 32 के तहत, और सेकंड क्लॉज में कह दिया कि 32 के तहत भी लाया जा सकता है अगर इस धारा की किसी बात के बारे में ना समझा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के उपबंधों के अंदर आने वाले कथनों पर लागू होती है या उस अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों पर प्रभाव डालती है। तो 162 का पहला क्लॉज ये कह रहा है कि जो धारा 161 के अंदर पुलिस को दिया गया कथन है वो कथन जिसने दिया है उसका जरूरी नहीं है कि वो साइन करे, तो साइन करने की आवश्यकता नहीं है।
इसका फिर एक परंतु दे रखा है। परंतु ये कह रहा है कि जो ऐसे कथन है जो साक्ष्य देने की धारा 145 के लिए यूज किया जा सकता है, खंडन करने के लिए यूज किया जाएगा। सेकेंड क्लॉज ये कह रहा है कि एविडेंस के सेक्शन 32 के तहत भी सुसंगत समझा जाएगा। अब आ जाते आगे। अब कहते हैं 163। तो ये बताता है कोई उत्पीड़न ना दिया जाएगा। तो ये कह रहा है कथन लिखने में पुलिस अधिकारी उस किसी की मारपीट, धमकी या उत्पीड़न नहीं करेंगे। अब आ जाता है 164। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। इसे कहते हैं संस्वीकृति और कथनों को अभिलिखित किया जाना। 164 रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। तो इसमें कन्फेशन भी है और स्टेटमेंट भी है। तो पहला प्रोविजो देखते हैं। तो इसमें पहला प्रोविजो कहता है कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे मामले में अधिकारता हो या ना हो, अध्याय के अधीन तत्सम प्रबद्ध किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान तत्पश्चात जांच विचार प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय किए गए कन्फेशन या कथन को अभिलिखित कर सकता है। तो पहला क्लॉज ये कह रहा है कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है या कन्फेशन कर रहा है जो ट्रायल से पहले है तो उसे वो लिख सकता है। पहला कह रहा है। इसमें एक परंतु ये कह रहा है परंतु इस उपधारा के अधीन किए कोई संस्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति की अधिवक्ता की उपस्थिति में शब्द से इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकता है। तो इसमें ये कह रहा है जो कन्फेशन या स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो अभियुक्त के एडवोकेट की उपस्थिति में भी अभिलिखित किया जा सकता है। इसमें सेकेंड क्लॉज कह रहा है परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसे तत्सम प्रबद्ध विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदान की गई है संस्वीकृति अभिलिखित नहीं कर सकता। तो कोई पुलिस अधिकारी संस्वीकृति अभिलिखित नहीं कर सकता है। अब आ जाता है सेकंड क्लॉज कह रहा है मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्कृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को। तो ये कह रहा है अगर कोई मजिस्ट्रेट है जो संस्वीकृति लिख रहा है, जो कन्फेशन लिख रहा है, वो जो अभियुक्त है उसे बताएगा कि आप कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं है, आपका मन है, आप करना चाहें तो करें और नहीं करना चाहें तो नहीं करें। अगर आप करेंगे तो वो साक्ष्य में उपयोग में लाया जाएगा, ये उसे बताएगा, किसी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट बताएगा। थर्ड क्लॉज ये कह रहा है संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट को समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट उसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा। थर्ड क्लॉज ये कह रहा है अगर कोई अभियुक्त है उसने कन्फेशन करने से मना कर दिया है तो अगर मना कर दिया है तो उसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा, ये थर्ड क्लॉज कह रहा है। और फोर्थ कह रहा है ऐसी संस्कृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा में अभिलिखित करने की धारा 281 में उपबंधित रीत से अभिलिखित की जाएगी। तो कैसे लिखी जाएगी, जैसे सेक्शन 281 में बताया गया है वैसे लिखी जाएगी और संस्वीकृत करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर की जाएगी। तो जिसने उसे कन्फेशन किया है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, उसके द्वारा उस पर साइन किए जाएंगे। तो ये बता दिया, ठीक है, 4 में। और आगे बता दिया कि जो मजिस्ट्रेट होगा तो वो और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का ज्ञापन करेगा और अपने साइन कर देगा। तो ये बता दिया 4 में। तो एक बार और देख लेते हैं हम 4 तक। तो 164 का पहला क्लॉज। तो 164 का पहला क्लॉज ये कह रहा है कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट चाहे उसे मामले को सुनने की अधिकारता हो या नहीं हो, अगर कोई कन्फेशन है तो वो कन्फेशन को अभिलिखित कर सकता है। और इसमें परंतु दे रखा है कि कन्फेशन या स्टेटमेंट अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में भी किया जा सकता है। फिर आगे का क्लॉज बता रहा है परंतु यह और किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई कन्फेशन नहीं लिखा जाएगा। फिर सेकंड क्लॉज बता रहा है मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्कृति को अभिलिखित करने के पूर्व
अगर कोई मजिस्ट्रेट है जिसने कन्फेशन या स्टेटमेंट लिख रहा है तो फिर वो अभियुक्त को बताएगा, अगर कन्फेशन लिखने से पहले बताएगा कि आप ये कन्फेशन करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। पर अगर आप कन्फेशन करेंगे तो फिर वो एविडेंस पे यूज किया जाएगा। सेकंड क्लॉज बता देता है। थर्ड क्लॉज कह रहा है अगर कोई अभियुक्त है उसने कन्फेस नहीं किया है तो फिर वो मजिस्ट्रेट उसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा, ये बता रहा है सेकंड क्लॉज। थर्ड क्लॉज और फोर्थ बताता है कि जो कन्फेशन लिखा जाएगा वो सेक्शन 281 की जो उसमें बताया गया उसकी उसी तरह से लिखा जाएगा। 281 में बताया गया है वैसे ही लिखा जाएगा। और फिर आगे बताता है इसी में तो जो जिसने कन्फेस किया है वो साइन करेगा और फिर मजिस्ट्रेट अपना अभिलेख नीचे लिखेगा जो भाव का ज्ञापन करेगा, उसके बाद क्या करेगा अपने हस्ताक्षर कर देगा। अब आ जाते हैं हम, अगर कन्फेशन के लिए बता दिया, अब यहाँ स्टेटमेंट के लिए शुरू हो जाता है क्लॉज 5 से। कोई स्टेटमेंट देता है तब तो पहला 5 क्लॉज 5 बताता है उपधारा 1 के अधीन किया गया संस्वीकृति इससे भिन्न कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसके पश्चात संबंधित ऐसी रीत से अभिलिखित किया जाएगा और मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति की शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन अभिलिखित किया जा रहा है। तो अभी ये स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है, अभी तक बता रहा था कन्फेशन के बारे में। तो ये कह रहा है अगर कोई मजिस्ट्रेट है जो स्टेटमेंट लिख रहा है, अगर स्टेटमेंट लिख रहा है तो फिर क्या करेगा, वो उस व्यक्ति से जिससे स्टेटमेंट लिख रहा है उसे शपथ भी दिला सकता है। फिर आ जाते हैं क्लॉज 5A पे। 5A पे बता रहा कोई स्थिति से संबंधित अपराध है, जैसे 376, 354, 509 से संबंधित कोई दंडनीय अपराध है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को विरुद्ध उपधारा 5 में बेहतरीन ऐसे अपराध किए गए ऐसे जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया गया है अभिलिखित करेगा। तो फिर क्या करेगा, जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट उसे क्या करेगा अभिलिखित कर लेगा, जैसी पुलिस की जानकारी में आएगा वैसे ही। फिर आ जाता परंतु, फिर कह रहा परंतु कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या अस्थायी रूप से निःशक्त है, मतलब कोई शारीरिक रूप से निःशक्त हो गया है तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने के लिए कोई विशेष प्रबोधक या दुभाषी की हेल्प ले लेगा, कोई एक्सपर्ट वगैरह उसकी सलाह लेगा। और इसका और एक और परंतु दे रखा है, वो कह रहा है परंतु यह है और कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी रूप से निःशक्त, शारीरिक या मानसिक रूप से निःशक्त है तो किसी द्विभाषी विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा कथन वीडियो फिल्म द्वारा तैयार किए जाएंगे। तो पहला बता दिया कोई एक्सपर्ट को भी ले सकता है परंतु को और फिर एक और परंतु को दे रखा है उसमें बता दिया वीडियो फिल्म तैयार भी की जा सकती है। अब आ जाते हैं क्लॉज बी। क्लॉज बी में ये कह रहा है ऐसे किसी व्यक्ति के जो अस्थायी या स्थायी रूप से निःशक्त है, शारीरिक या मानसिक रूप से निःशक्त के अधीन अभिलिखित कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 में यथावत मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा। तो क्या समझा जाएगा, मुख्य परीक्षा का कथन समझा जाएगा और ऐसे कथन की प्रतिपरीक्षा भी की जा सकती है। अब आ जाते हैं क्लॉज 6। क्लॉज 6 कह रहा है इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृति या स्टेटमेंट, मतलब कन्फेस या स्टेटमेंट को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा इंक्वायरी या ट्रायल किया जाना है। तो किसके पास भेजेगा, जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा या ट्रायल करेगा उसके पास ले देगा कन्फेशन या स्टेटमेंट। कन्फेशन में जो कुछ कहा है और या स्टेटमेंट में कुछ कहा है तो वो भेजेगा जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा है या ट्रायल कर रहा है उसके पास। अब आ जाते हैं हम 164A, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहता है बलात्कार के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा, जो बलात्कार की पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा 164A में। तो ये कह रहा बलात्कार की शिकार कोई स्त्री है तो उसका क्या करेंगे, अगर बलात्कार से संबंधित कोई स्त्री है उसकी जो परीक्षा है जो चिकित्सीय, तो ये कह रहा है अगर कोई बलात्कार की शिकार कोई स्त्री है तो अपराध के 24 घंटे के अंदर उसकी क्या की जाएगी, उसकी चिकित्सीय परीक्षा की जाएगी, पहला क्लॉज कहता है। और सेकंड कह रहा है
रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा शारीरिक परीक्षा कराई जाएगी। तो पहले बता रहा है वह रजिस्टर्ड चिकित्सकीय व्यवसायी जिसके पास ऐसी स्थिति भेजी गई है बिना किसी विलम्ब के शारीरिक परीक्षा करेगा और परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा। और उसमें क्या क्या लिखेगा? स्त्री का नाम, पता, आयु, DNA, स्त्री के शरीर पे क्या क्या मिला, स्त्री के साधारण या मानसिक दशा, उचित ब्यौरे सब लिखेगा। थर्ड में कह रहा है रिपोर्ट में संक्षेप में वे अभिलिखित किए जाएंगे जिनके प्रत्येक निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष भी लिखा जाएगा। फोर्थ में कह रहा है रिपोर्ट में विनिश्चित रूप से यह अभिलिखित किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिए स्त्री की सहमति ले ली गई थी, सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति अभिप्राप्त की गई थी। तो सहमति द्वारा ही चिकित्सीय परीक्षा की जा सकती है, ये क्लॉज बताता है 4। अब आ जाते हैं 5 कह रहा है रिपोर्ट में परीक्षा प्रारंभ और समाप्त करने का सही समय, कब परीक्षण शुरू किया और कब उसका समाप्त किया वो लिखा जाएगा। 6 कह रहा है रजिस्टर्ड चिकित्सीय व्यवसायी बिना विलम्ब के रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस अधिकारी को भेजेगा, जो उसे धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। पहले चिकित्सीय जो रजिस्टर्ड चिकित्सीय व्यवसायी है वो किसे भेजेगा? जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस पुलिस अधिकारी को भेजेगा रिपोर्ट, और पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को भेजेगा। 7 कह रहा है इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि वह स्त्री की सहमति के बिना या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा का विद्यमान बनाती है। ठीक है, तो ये बताता है 164A। तो 164 ये क्या बताता है? ये बताता है बलात्कार के शिकार व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा के बारे में बताता है 164A। इसमें 164 ये बताता है कि बलात्कार से पीड़ित कोई स्त्री है उसकी रजिस्टर्ड चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जाएगी। कितने? तो ये कह रहा है अपराध होने के इंतला प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर की जाएगी। सेकेंड क्लॉज ये कह रहा है जो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी है वो परीक्षा करेगा और उसका ब्यौरा लिखेगा। उसमें उस स्त्री का नाम, पता, आयु, DNA, स्त्री की शारीरिक क्षति, मानसिक और शारीरिक जो उसकी मानसिक या शारीरिक स्थिति, उचित ब्यौरे सब लिखेगा। फिर थर्ड कह रहा है निष्कर्ष भी लिखेगा, क्या निष्कर्ष निकला। 4 कह रहा है कि जो अगर चिकित्सा व्यवसायी जब उसकी परीक्षा करेगा तो फिर उसकी या उसके घर से उसकी या कोई सहमति देने के लिए सक्षम हो उस व्यक्ति की सहमति से ही करेगा। 5 में कह रहा है रिपोर्ट में परीक्षा प्रारंभ और समाप्त होने का टाइम भी लिखेगा, कब परीक्षा चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा कब परीक्षा शुरू की गई और कब ख़त्म की गई, समाप्त की गई, वो टाइम लिखेगा। 6 कह रहा है जो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी है वो बिना विलम्ब के वो रिपोर्ट जो रिपोर्ट मिली है उससे बनी है, जो उसे जानकारी मिली है वो रिपोर्ट पुलिस अधिकारी को देगा जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और पुलिस अधिकारी क्या करेगा? मजिस्ट्रेट को भेज देगा। अब आ जाते हैं हम 165। ये पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी के बारे में बात कर रहा है 165। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये कह रहा है यदि पुलिस अधिकारी को यह विश्वास का कारण है कि और कोई किसी पुलिस अधिकारी है उसे ये विश्वास है कि थाने की सीमाओं में अपराध से जुड़ी चीज़ें मिल सकती हैं तो वह बिना विलम्ब के क्या कर सकता है? तलाशी कर सकता है। अगर पुलिस अधिकारी को लग रहा है कि उसकी सीमा के अंदर कहीं तलाशी करने पे कुछ चीज़ें मिल सकती हैं जो ऑफेंस से संबंधित है तो फिर क्या कर सकता है? वो तलाशी कर सकता है। 165 में बताता है। अब आ जाते हैं 166। 166 कह रहा है पुलिस थाने के बाहर से अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम 166A। 166A कह रहा है भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। तो ये बताता है 164। एक मिनट। 166A बता रहा है कि कोई ये कह रहा है इस संहिता में किसी बात के होते हुए यदि अपराध
यदि किसी अपराध का अन्वेषण के अनुक्रम में अन्वेषण अधिकारी की पंक्ति में वरिष्ठ कोई अधिकारी का यह आवेदन करता है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान में साक्ष्य उपलब्ध हो सकते हैं। अगर किसी लग रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन अधिकारी बताता है कि कोई साक्ष्य है वो भारत से बाहर कहीं मिल सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर अनुरोध पत्र लिखा जाएगा। जो अनुरोध पत्र किया जाएगा जहाँ पर एविडेंस मिल सकते हैं वहाँ के लिए। फिर वहाँ के लोग कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो वहाँ के लोग इन्वेस्टिगेशन करके जो एविडेंस वगैरह मिलेंगे वो आपके यहाँ भेज देंगे। पर ये करने के लिए पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। अब आ जाते हैं हम 166B। अब कोई भारत से बाहर का कोई देश है, उसे अपने देश में साक्ष्य मिलने की अगर लग रहा है उसे कि भारत में साक्ष्य मिल सकते हैं, तो फिर क्या करेगा, वो हमारे भारत में रिक्वेस्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो भारत में जो हमारे न्यायालय होंगे वो वैसे ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे जैसे कि यहाँ के ही कोर्ट ने कोई आदेश दिया हो। अब आ जाते हैं हम 167 बताता है, जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जा सके तब प्रक्रिया। अगर कोई प्रोसीडिंग है जहाँ 24 घंटे के अंदर पूरी नहीं हो पाती है तब क्या प्रक्रिया होगी, ये बताता है। तो पहला क्लॉज कह रहा है, जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निर्दोष या प्रतीत हो के अन्वेषण धारा 57 द्वारा नियत 24 घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता और यह विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोग या इतला दृढ़ आधार पर पुलिस थाने के भारसात अधिकारी का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उपनिरीक्षक से पंक्ति का नहीं है, तो वह निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसके पश्चात विहित डायरी के मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। तो पहला क्लॉज कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अधिकारी उसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती है, तो फिर क्या करेगा, पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को और जो रिपोर्ट है उसे मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा और मजिस्ट्रेट को बताएगा कि 24 आवर्स में भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई है। फिर आ जाते क्लॉज 2 पर। क्लॉज 2 कह रहा है, अगर मजिस्ट्रेट के सामने वो व्यक्ति उपस्थित किया जाता है जिसे गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट को बताया जाता है कि 24 आवर्स में भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई है, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो फिर पुलिस जो मजिस्ट्रेट होगा वो 15 दिन का टाइम और बढ़ा देगा। तो फिर क्या करेगा, वो 15 दिन का टाइम दे देगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। 15 दिन का टाइम दे देगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली जाए। अब आगे, अब 15 दिन में भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती है, 15 दिन का टाइम दे दिया था, अब इन्वेस्टिगेशन 15 दिन में भी कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो फिर अगर 15 दिन में भी कंप्लीट नहीं हो पाती, फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा है तो उसका 90 दिन का टाइम बढ़ा देगा, और अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसकी सज़ा 10 साल से कम है तो उसके लिए 60 दिन का टाइम बढ़ा देगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर आगे, अगर फिर इस टाइम पीरियड के अंदर भी अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती है तो फिर क्या करेगा, मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ देगा। ये बताता है हमारा 167। अब देखते हैं आगे, तो एक बार और देख लेते हैं 167 को। तो 167 बताता है, जब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी तो फिर क्या किया जाएगा। तो पहला क्लॉज बताता है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और पुलिस अधिकारी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पर 24 घंटे के अंदर उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती है, तो फिर वो क्या करेंगे, जो रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को भेज देंगे कि और उन्हें बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। फिर सेकंड क्लॉज कह रहा है, मजिस्ट्रेट को बताया जाएगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो आवश्यक है पर 24 घंटे के अंदर
पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, 15 दिन का टाइम दे देगा कि आप 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन कर लें। अगर 15 दिन में भी इन्वेस्टिगेशन, फिर आगे बताता है कि 15 दिन में भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है और इन्वेस्टिगेशन आवश्यक है, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा है उसके लिए 90 दिन, और कोई ऑफेंस ऐसा है जिसके लिए सज़ा 10 साल से कम है, 10 साल से कम है, उसके लिए 60 दिन का टाइम बढ़ा देगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती है तो फिर जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे मजिस्ट्रेट बेल पे छोड़ देगा। अब आ जाते हैं हम आगे। अब आते हैं 168 कहता है अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट 168 168 कहता है अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। तो अधीनस्थ अन्वेषण की रिपोर्ट पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दे देगा। और कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी ने की है तो फिर क्या करेगा, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है तो पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को भेज देगा रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट बनाई जाएगी। अब आ जाते हैं 169 में। तो 169 कहते हैं हम 169 को कहते हैं, इसे हम FR भी कहते हैं 169 को। FR मतलब फाइनल रिपोर्ट। इस 169 की जो रिपोर्ट बनती है उसे हम FR भी कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट। तो ये बताती है जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को छोड़ा जाना है। तो अगर कोई लगता है कि एविडेंस है वो अपर्याप्त है तो फिर जो अभियुक्त होगा उसे छोड़ दिया जाएगा। ये बताता है 169। एक मिनट। तो 169 कहता है यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस भार साधक अधिकारी को ये लग रहा है कि जो एविडेंस है वो अपर्याप्त है तो फिर क्या करेगा वो, तो फिर वो बंद पत्र निष्पादित करके उस व्यक्ति को छोड़ देगा। ये बताता है 169। अब आ जाते हैं। अब ये बताता है जब साक्ष्य पर्याप्त हैं तब मामले का मजिस्ट्रेट के पास भेज देना है। और जो अन्वेषण अधिकारी है उसे जो एविडेंस है वो मिल जाते हैं, तो अब एविडेंस मिल गए तो फिर क्या करेगा, वो मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, क्योंकि जो ट्रायल है वो मजिस्ट्रेट के पास ही चलेगा। जो आगे की प्रक्रिया है वो मजिस्ट्रेट के सामने होगी, तो फिर वो मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। तो ये बताता है, इसमें कह रहा है साक्ष्य पर्याप्त होने पर मामला मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। यदि अपराध जमानती है तो जमान लेकर अभियुक्त को छोड़ दिया जाएगा। तो अगर जमानती है तो फिर उसे जमानत देकर छोड़ दिया जाएगा। ये बता देता है हमारा। अब आ जाते हैं हम आगे 171 कह रहा है परिवार और साक्ष्यों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरोध न किया जाना। अब आ जाते हैं हम 172 पर। 172 कहता है अन्वेषण में कार्रवाई की डायरी। तो ये बताता है केस डायरी के बारे में। 172 केस डायरी या रोजनामचा सीडी रोजनामचा या सीडी 172। तो 172 में बताया गया जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो अधिकारी, तो ये कह रहा है प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अन्वेषण में की गई अपनी कार्रवाई को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो क्या करेगा, जो अपनी कार्रवाई कर रहा है वो एक डायरी में लिखेगा, और जिसमें वह समय जब से इंतला मिली है, वह समय जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया है और जब समाप्त किया है,
तथा वो स्थान मतलब सारी डिटेल सारी परिस्थितियों का विवरण करेगा जो सीडी होगी। ठीक है, रोज नाम चाम है। फिर बताता है आगे इसका फर्स्ट का बी भी कह रहा है कि इस डायरी को जल्द रूप में होगी और इसमें पृष्ठ समय के रूप से संख्यायुक्त होंगे, मतलब जो पेज होंगे उसमें नंबर वाइज होंगे, नंबर वाइज पेज होंगे जो डायरी होगी उसमें। अब सेकंड क्लॉज कह रहा है यदि कोई दंड न्यायालय ऐसे न्यायालय में जांच या विचार के अधीन मामले की पुलिस डायरी को मंगा सकता है। और कोई दंड न्यायालय अगर उसे लग रहा है इंक्वायरी या ट्रायल में कि उस केस डायरी को मंगाना चाहिए तो वो केस डायरी को मंगा सकता है। और ऐसी डायरी को मामले में साक्षी के रूप में तो नहीं, किंतु ऐसी जांच या विचारण में अपनी सहायता में उपयोग में ले सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन अगर कर रहा है अधिकारी, उसने एक डायरी बनाई होगी, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है इंक्वायरी में या ट्रायल में उस डायरी की आवश्यकता है तो उसे वो मंगा सकता है, पर जो एविडेंस है उसके रूप में उपयोग नहीं करेगा। थर्ड कह रहा है ना तो अभियुक्त और ना उसका अभिकर्ता, जो अभियुक्त और अभिकर्ता उस ऐसी डायरी को मंगाने के हकदार होंगे और ना वह भी केवल इस कारण उन्हें देखने के हकदार होंगे। तो ये कह रहा है न्यायालय तो मंगा सकता है, पर जो अभियुक्त है या अभियुक्त का जो अधिवक्ता है वो नहीं मंगा सकता, ना ही उस डायरी को देखने के अधिकारी होंगे। फिर कह रहा है किंतु यदि वे उस पुलिस अधिकारी द्वारा जिसने उन्हें लिखा है अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, यह न्यायालय उन्हें ऐसे पुलिस अधिकारी की बातों का खंडन करने के प्रयोग में लिए उपयोग में लाता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 161 और 145 के उपबंध लागू हो जाएंगे। स्मृति ताज़ा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अब आ जाते हैं 173। 173 कह रहा है अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। तो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो गई है तो फिर उसकी रिपोर्ट के बारे में बता रहा है। तो इसमें कह रहा है इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक इन्वेस्टिगेशन आवश्यक विलंब के पूरा किया जाएगा। तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। सेकंड क्लॉज ये कह रहा है कि अगर कोई बलात्कार से पीड़ित कोई महिला है उससे संबंधित कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में पूरी की जाएगी। और ये 2 महीने वाली बात जोड़ी गई है 2018 में जोड़ी गई है कि 2 माह में पूरी की जाएगी। अगर कोई लेडीज से संबंधित अपराध हो रहा है, जो बलात्कार से पीड़ित है उसके संबंधित कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो वो 2 माह में कंप्लीट किया जाएगा। ये 2018 में जोड़ा गया है। अब आगे क्लॉज 2 बताता है जैसे ही वो पूरा हो जाता है वैसे ही पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा बेहतर रूप से एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी। तो अगर जो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी उसके पास मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी, उसमें क्या क्या होगा वो बताया गया है। पक्षकारों के नाम होंगे, इंतला का स्वरूप होगा, मामले की परिस्थितियाँ होंगी। ये बता रहा क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि किया गया प्रतीत होता है तो उसके द्वारा वो सारी डिटेल लिखी जाएगी। क्या अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, बंद पद पर छोड़ा गया, 170 की अभिरक्षा में भेजा जा चुका है, ये सारी डिटेल होंगी। अगर कोई बलात्कार से पीड़ित महिला है तो उसकी चिकित्सीय परीक्षा की गई, ये सारा उसमें सारा लिखा जाएगा। अब आ जाते हैं क्लॉज लास्ट 8 पर। क्लॉज 8 कहता है ये धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में धारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दी जाने के पश्चात आगे और अन्वेषण को प्रवृत्त करने के लिए नहीं समझी जाएगी, तथा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के बाहर अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेज साक्ष्य मिले वहां वह ऐसे साक्ष्य को उपबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में भेजेगा। तो ये कह रहा है अगर रिपोर्ट भेज दी गई है उसके बाद भी कुछ एविडेंस मिलते हैं तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, अतिरिक्त रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। फर्दर रिपोर्ट कहते हैं जैसे।
अब आ जाते हैं 174। 174 बताता है कोई आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। 174 कह रहा है अगर कोई पुलिस थाने के भारसाध अधिकारी को अगर कोई इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या किसी यंत्र द्वारा या किसी जीव द्वारा उसकी मृत्यु हो गई है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे या दुर्घटना से मारा जाए, यंत्र द्वारा या किसी अन्य तरीके से कोई मारा जाता है तो पुलिस थाने का भारसाध अधिकारी मृत्यु समीक्षा के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, और क्या करेगा, उस स्थान पर जिस स्थान में व्यक्ति मारा गया है उसी स्थान पर जाएगा और वहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति में वहाँ क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और इन्वेस्टिगेशन करके जो मृत्यु के कारणों की रिपोर्ट तैयार करके जो जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को भेज देगा। ये बताता है पहला क्लॉज। सेकंड बता रहा है उस रिपोर्ट पर पुलिस अधिकारियों और अन्य व्यक्ति द्वारा जो हस्ताक्षर किए जाएंगे, हस्ताक्षर करके जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को भेज दी जाएगी। ये बताता है क्लॉज सेकंड। तो पहला क्लॉज में बता दिया कोई पहले क्लॉज बताता है कि कोई आत्महत्या कर ली किसी व्यक्ति ने या दुर्घटना से मृत्यु हो गई है या यंत्र द्वारा या किसी भी तरीके से मारा जाए तो फिर क्या करेगा, जो पुलिस अधिकारी होगा वो मृत्यु समीक्षा के लिए सूचना दे देगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को और फिर वहाँ जाकर जहाँ व्यक्ति मारा गया वहाँ जाकर रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करेगा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति में और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बनाएगा, कैसे व्यक्ति मारा गया, कैसे कब मारा गया, कैसे मारा गया, कहीं कौन कौन से निशान है, ये सारी रिपोर्ट बनाएगा। ये बताता है। सेकंड क्लोज बताता है अगर रिपोर्ट बनाने के बाद जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो उपस्थित थे उनके भी हस्ताक्षर किए जाएंगे और तत्काल मजिस्ट्रेट को भेज दी जाएगी। अब इसमें परंतु जोड़ा गया है। परंतु कह रहा है कोई स्त्री से संबंधित कोई अपराध है जिसने विवाह के 7 वर्ष के अंदर कोई आत्महत्या कर ली है तो फिर क्या किया जाएगा। तो कह रहा है मामले किसी स्त्री कि उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी परिस्थितियों में मृत्यु संबंधित है तो जो यह युक्त संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने स्त्री के संबंध में कोई अपराध किया है या उसने आत्महत्या कर ली है या उसको कोई अपराध करके मारा गया है, मामले किसी स्त्री से विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है, उस स्त्री के किसी नातेदार ने उस निमित्त निवेदन किया है, मृत्यु के कारणों की बाबत संदेह है, किसी अन्य कारण से पुलिस अगर ऐसा करना समुचित समझता है तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार निमित्त इस विहित किए जाएं। यदि मौसम ऐसा है तो फिर क्या करेंगे, जो शरीर के ऐसे सड़ने की जोखिम के बिना उसकी परीक्षा व्यथित हो जाए उसे भिजवाएगा कहाँ, सिविल सर्जन के पास भिजवाई जाएगी चिकित्सीय परीक्षण के लिए। ठीक है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी जाएगी। ये बता रहा है क्लॉज 3। थर्ड 4 बता रहा है निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त हैं। कौन कौन से हैं, जिला मजिस्ट्रेट है, उपखंड मजिस्ट्रेट है और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। ये बताता है हमारा 174। अब आ जाते हैं 175। 175 बताता है व्यक्ति को सम्मान करने की शक्ति। और जो 174 में है व्यक्ति हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति थे जिनके उपस्थिति में इन्वेस्टिगेशन किया था उन्हें सम्मान करके बुलाया भी जा सकता है अगर जब ज़रूरत पड़ेगी तब। अब आ जाते हैं 176। 176 बताता है मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। और जो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसके लिए अतिरिक्त जांच जो मजिस्ट्रेट जांच करता है उसके बारे में बता रहा है। ये कहता है पहला क्लॉज कह रहा है जब मामला धारा 174 की धारा 3 से संबंधित कोई मृत्यु के कारण की जांच
पुलिस द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण की बजाय अतिरिक्त वह निकटतम मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है। तो अगर लेडीज से संबंधित कोई अपराध है, कोई विवाह के 7 वर्ष के अंदर किसी ने आत्महत्या कर ली है, या उसकी मृत्यु हो गई है, या कोई दुर्घटना से या आत्महत्या कर ली है, तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि वहाँ अतिरिक्त जांच करनी चाहिए। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वहाँ पे जाकर अपनी इंक्वायरी करेगा। अब इसमें आगे बताया गया है, कोई मर जाता है या गायब हो जाता है, किसी स्त्री के साथ बलात्कार हो जाता है, तो इस दशा में जब किसी व्यक्ति का स्त्री पुलिस अभिरक्षा में या मजिस्ट्रेट अधीन मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में, वहाँ पुलिस द्वारा की जांच किए गए अन्वेषण के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता में स्थानीय सीमा के भीतर अपराध किया गया है, जांच की जाएगी। तो ये कह रहा है 174 से संबंधित कोई अपराध हुआ है, वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो गई है, फिर भी मजिस्ट्रेट को लगता है कि अतिरिक्त जांच करानी चाहिए, तो वो क्या करेगा, अतिरिक्त जांच जाके कर सकता है। अब क्लॉज 2 कहता है, ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट उसके संबंध में किए गए साक्ष्य को उसके पश्चात विहित किसी प्रकार से मामले की परिस्थितियों के अनुसार अभिलिखित करेगा। तो अगर मजिस्ट्रेट अतिरिक्त जांच करेगा और जो एविडेंस वगैरह मिलेंगे उन्हें अभिलिखित करेगा। 3rd पॉइंट कह रहा है, जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट के विचार में यह समझी है कि किसी व्यक्ति के जो पहले ही गाड़ दिया गया, अगर उसे लग रहा है मजिस्ट्रेट को कि कोई व्यक्ति है जिसका शव गाड़ दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस शव को निकलवा कर उसकी चिकित्सीय परीक्षा कर सकता है। ठीक है। अब इसका क्लॉज 4 ये कह रहा है, जिसका शव निकलवाएगा उसके रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर देगा, उसकी उपस्थिति में ही वो शव निकलवाएगा। 5 ये कह रहा है, उपधारा 1A के अधीन यथास्थिति जांच या अन्वेषण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, या तो न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा या महानगर मजिस्ट्रेट या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर क्या करेगा, उसके सिविल सर्जन के पास भेज देगा पोस्टमार्टम के लिए बॉडी। ये बताता हमारा 176। तो 176 के बारे में बताता है मृत्यु के कारण की जांच करना। अब आ जाता है चैप्टर 13। अब आ जाते हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 बताता है जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। अब इसमें सेक्शन है 177 से 189। तो इसमें पहला सेक्शन है 177। 177 बताता है जांच और विचारणों का मामूली स्थान। तो जो इंक्वायरी और जो ट्रायल होंगे वो कहाँ होंगे, उनके बारे में बता रहा था। 11 प्रत्येक अपराध की जांच या विचारण मामूली तौर पर उस न्यायालय द्वारा किए जाएंगे जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऑफेंस हुआ हो। तो कहाँ किए जाएंगे, जहाँ ऑफेंस हुआ हो। अब आ जाते हैं हम 178 में। 178 बताता है जांच और विचारण का स्थान। तो 78 बता रहा है जांच और विचारणों का स्थान। तो ये कह रहा है, पहला कहता है जहाँ यह अनिश्चित है कि स्थानीय क्षेत्रों में से किस में अपराध किया गया है, अथवा जहाँ अपराध अंशतः या स्थानीय क्षेत्र अंशतः किसी दूसरे स्थान पर 2 या 2 से अधिक जगह किया गया हो। सेकंड बी में ये बता रहा है। सी बता रहा है जहाँ अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना 1 से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहना है, तो अपराध है जो 2 या 2 से अधिक जगह चालू रहा है। फिर बताता है डी, जहाँ वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए क्षेत्रों के लिए कार्यों में मिलकर बनता है, वहाँ उसकी जांच या विचारण स्थानीय क्षेत्रों में से अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ये बताता है 78। तो 78 बता रहा है यदि स्थानीय अधिकारिता अनिश्चित है या अपराध चालू रहने वाला है तो ऐसा
कोई भी न्यायालय जिसकी अधिकारता हो विचारण कर सकता है। तो कोई भी न्यायालय इसका ट्रायल कर सकता है जिसे अधिकारता हो। जैसे एक इलस्ट्रेशन है, एक व्यक्ति का अपहरण करके कई जगह ले जाया जाता है, तो उनमें से कोई भी न्यायालय विचारण कर सकता है जहाँ जहाँ उसे ले जाया गया। ठीक है, ये बताता है 178। अब 179 बताता है अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया है, जहाँ परिणाम निकला है। तो ये बताता है हमारा 179। तो 179 कह रहा है यदि कोई कार्य किसी बात तथा निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है तो जांच या विचार ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जहां कार्य किया गया है या जहां परिणाम निकला है। तो ये कह रहा है जब कोई कार्य किसी की गई बात के बारे में किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है, तब ऐसे अपराध की जांच या विचार ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, या तो जहाँ ऑफेंस किया गया हो या जहाँ परिणाम निकला हो। अब आ जाते हम आगे। तो ये कह रहा है सेक्शन जहाँ कार्य अन्य अपराधों से संबंधित होने के कारण अपराध है वहाँ विचारण का स्थल, तो वहाँ ट्रायल कहाँ होगा। तो ये बता रहा है जैसे कोई कह रहा है यदि कोई कार्य अन्य अपराध से संबंधित है तथा अपने आप में भी अपराध है तो विचारण कहीं भी किया जा सकता है। तो विचारण कहीं भी किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा कार्य है जो स्वयं भी अपराध है और कई अन्य अपराध से संबंधित भी है और तथा वो स्वयं भी अपराध है, तो फिर उसका ट्रायल कहीं भी किया जा सकता है। अब आ जाते हैं हम 181 में। 181 बताता है कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थल। कुछ अपराध ऐसे हैं, तो कुछ अपराध दिए गए हैं इनका ट्रायल कहाँ का होगा। तो पहले में बताता है ठग है या ठग द्वारा हत्या है, डकैती है, फरार अपराधी की दशा में, तब ट्रायल कहाँ होगा। तो कह रहा है तब विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा जहाँ अपराध हुआ या अभियुक्त मिला, तो काम किया जा सकता है या तो जहाँ अपराध हुआ है, जहाँ ऑफेंस हुआ है, या जहाँ जो एक्यूज्ड है वो मिला है वहाँ किया जा सकता है ट्रायल। सेकंड क्लॉज कह रहा है अगर कोई अपराध ऐसा है जो अपहरण या विपरण की दिशा में है, तो जहाँ व्यक्ति छिपाया गया है या जहाँ व्यक्ति का अपहरण या विपरण किया गया था वहाँ हो सकता है ट्रायल। ये बताता है सेकंड क्लॉज। अब इसका थर्ड क्लॉज बताता है कोई जो चोरी, उद्यापन, लूट से संबंधित कोई अपराध है, तो जहाँ अपराध किया गया है या जहाँ संपत्ति मिली है, या तो जहाँ अपराध किया गया था या जो चुराई या लूट या उद्यापन करी हुई कोई प्रॉपर्टी मिली है वहाँ ट्रायल हो सकता है। ये बताता है। अब इसका 4 पॉइंट बताता है। 4 पॉइंट बता रहा है कि कोई अपराध ऐसा है जो आपराधिक दुर्विनियोग या न्यासभंग की दशा में कोई अपराध है, तब या तो वहाँ ऐसा कृत्य किया गया हो या जहाँ संपत्ति मिली, प्रॉपर्टी मिली हो, वहाँ ट्रायल किया जा सकता है। तो ये बताता है 4 पॉइंट कोई अपराध ऐसा है, कोई आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग के किसी अपराध की जांच और विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जहां अपराध किया गया है या जहां संपत्ति प्राप्त की गई है वहां किया जा सकता है। अब आ जाते हैं लास्ट। तो ये कह रहा है कोई चोरी से संबंधित कोई अपराध है, कोई चुराई हुई संपत्ति के विषय में कोई अपराध है, तो जहाँ अपराध हुआ या जहाँ संपत्ति प्राप्त की गई या जहाँ कब्जे में रखी गई वहाँ ट्रायल किया जा सकता है। ये बताते हैं हमारे 181। अब आ जाते हैं हम 182 में। तो 182 कह रहा है कोई लेटर से संबंधित अपराध है, पत्रों आदि के लिए आदि द्वारा किया गया अपराध। कोई लेटर द्वारा कोई अपराध किया गया है, तो ये बताता है 182 यदि पत्र या दूरसंचार के माध्यम से कोई अपराध किया जाता है तो विचारण वहाँ किया जा सकता है जहाँ से पत्र भेजा गया या जहाँ पत्र प्राप्त किया है। जहाँ से लेटर भेजा गया है या जहाँ लेटर प्राप्त किया गया है वहाँ हम ट्रायल चला सकते हैं। अब आ जाता है हमारा 183 कह रहा है यात्रा या जल यात्रा में किया गया ऑफेंस। ये बताता है हमारा 183 बता रहा है यात्रा
या जल यात्रा में किया गया अपराध। 183 तो 183 कहता है यदि कोई अपराध ऑफेंस ऐसा है जो यात्रा या जल यात्रा के दौरान किया गया है तो विचारण वह न्यायालय करेगा जिसकी अधिकारिता में आपराधिक कार्य हुआ है। तो कहाँ किया जाएगा? जहाँ आपराधिक कार्य हुआ है। यदि कोई अपराध उस समय किया गया है जब वह व्यक्ति जिसके द्वारा या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध या वह चीज़ जिसके बारे में अपराध किया गया है किसी जल यात्रा पर है तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर या उसके अंदर वह व्यक्ति या चीज़ उस जल यात्रा के दौरान की गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 184 कह रहा है एक साथ विचारण अपराधों के लिए विचारण का स्थान। तो कह रहा है एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। तो 184 कह रहा है एक साथ विचारणीय अपराधों का विचारण। तो ये बताता है, पहला कह रहा है क्लॉज सीआरपीसी की धारा 219, 220 और 221 के जो मामले हैं उनका विचारण किसी भी सक्षम न्यायालय में किया जा सकता है। फिर कह रहा है बी कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध या किए गए अपराध ऐसे हैं जिनमें धारा 223 के उपबंधों के आधार पर एक साथ आरोप लगाया गया और विचारण किया जा सकता है। वहाँ अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो उन अपराधों को किसी जांच या विचार करने के लिए सक्षम है। तो इन अपराधों को कहाँ किया जा सकता है? उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो विचारण करने के लिए ट्रायल करने के लिए सक्षम न्यायालय हो। अब आ जाते हैं 185 कह रहा है विभिन्न सेशन खंडों में मामलों का विचारण का आदेश देने की शक्ति। तो कह रहा है विभिन्न सेशन खंडों में ट्रायल का ऑर्डर देने की शक्ति। तो ये कह रहा है राज्य सरकार 185 कह रहा है राज्य सरकार किसी भी सेशन खंड को विचारण का ट्रायल का आदेश दे सकती है जहां मामले ऐसे किसी जिले में सुपुर्द हो चुके हों। तो फिर क्या करेगी? न्यायालय को अगर लग रहा है, अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि अगर यहाँ पे ट्रायल कराना चाहिए तो फिर वो ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, पर जो ऑर्डर देगी वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अधीन होगा। हाँ, इसमें प्रोविजो दे रखा 185 में। तो ये करा परंतु यह तब जबकि ऐसा निर्देश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अधीन होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम 186 कह रहा है संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होना है। अब संदेह है कि कौन सा अपराध कहाँ हुआ था, तब हाईकोर्ट क्या करेगा, कहाँ पे ट्रायल कराएगा, ये बता रहा है 186। तो 186 कह रहा है संदेह की दशा में विचारण। तो कह रहा है यदि अपराध 2 जिलों में हुआ है तो जांच या विचारण का स्थान या दोनों जिले एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं। अगर दोनों जिला एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो उच्च न्यायालय निश्चित करेगा कहाँ ट्रायल चलेगा। यदि अलग अलग उच्च न्यायालय के भीतर है, अगर जो ट्रायल चलना है वो दो जगह हैं, वो अलग अलग हाईकोर्ट के कार्य क्षेत्र के अंदर है, तो वह उच्च न्यायालय जहाँ पहले कार्रवाई शुरू की गई थी वो विचार जो ट्रायल है उसके वो बताएगा कि कहाँ ट्रायल करना है। ठीक है, तो 186 बता रहा है संदेह की दिशा में विचार। तो ये कह रहा है यदि अपराध 2 जिलों में हुआ है तो जांच या विचारण का स्थान वह न्यायालय करेगा जो जहाँ या दोनों जिले एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है तो हाईकोर्ट करेगा। अगर दोनों जिले अलग अलग हाईकोर्ट के अंदर हैं तो फिर जहाँ पहले कार्रवाई की गई थी वो हाईकोर्ट करेगा। अब आ जाते हैं हम 187 पर। 187 बता रहा है स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए अपराध। कोई स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए अपराध हैं तो फिर वहाँ कहाँ ट्रायल होगा। तो ये बताता है जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराध की शिकायत मिलती है जिसके विचारधारा 177 से 185 तक के प्रावधानों के तहत नहीं किया जा सकता, जो ऊपर दिए गए हैं उन प्रावधानों के अंतर्गत नहीं किया जा सकता उसका ट्रायल। ठीक है, वह मजिस्ट्रेट जिसकी जांच या विचारण कर सकेगा जैसा अपराध उसी की अधिकारिता में हुआ था।
तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसा अपराध का विचारण मिलता है जिसकी विचारण धारा 177 से 185 तक के प्रावधानों के तहत नहीं किया जा सकता है, तो वह मजिस्ट्रेट उसकी जांच या विचारण कर सकेगा जैसे अपराध किसी अधिकारता में हुआ है। तो जिसे मिला है, जिसके यहाँ आया है, वही मजिस्ट्रेट ट्रायल कर देगा। अब आ जाते हैं हम 188। तो कह रहा है भारत से बाहर किया गया अपराध, कोई भारत से बाहर कोई ऑफेंस किया जाता है तब। तो कह रहा है यदि कोई अपराध भारत के बाहर या भारत के नागरिक द्वारा, या तो भारत से बाहर या भारत के नागरिक द्वारा किया जाता है, तो विचारण वहाँ होगा जहाँ भारत के अंदर वह अपराधी पाया जाता है। तो कहाँ होगा, जहाँ वो अपराधी पाया गया है, भारत के अंदर कहाँ अपराधी पाया गया है, वहीं उसका ट्रायल होगा। ये बताता है 188। तो 188 कहता है यदि भारत से बाहर किए गए अपराध, तो कह रहा है यदि कोई अपराध भारत के बाहर किया गया है, तो या भारत के नागरिक द्वारा खुले समुद्र पर या भारत में रजिस्ट्रेशन पोत या विमान पर किसी भी नागरिक द्वारा किया जाता है, तो विचारण वहाँ होगा जहाँ भारत के अंदर वह अपराधी पाया गया है, और ऐसा विचारण केंद्र सरकार की मंजूरी से ही होगा। ये बताता है हमारा 188। तो 188 बता रहा है कि भारत से बाहर कोई अपराध किए जाते हैं उनके बारे में बताता है। तो 188 कह रहा है यदि कोई अपराध भारत के बाहर भारत के नागरिक द्वारा खुले समुद्र में किया जाता है, या कोई रजिस्टर्ड पोत विमान है वहाँ किया जा रहा है, किसी भी नागरिक द्वारा किया जाता है, तो ट्रायल वहाँ होगा जहाँ वो व्यक्ति जिसने ऑफेंस किया है वो भारत के अंदर जहाँ पाया जाता है वहाँ उसका ट्रायल होगा, और केंद्र सरकार की मंजूरी से होगा। अब आ जाते हैं हम 189। तो 189 कह रहा है भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। अब कोई बहुत सारे ऑफेंस ऐसे हैं जिनका जो भारत से बाहर किए गए हैं, तो उनका एविडेंस कहाँ मिलेगा, भारत से बाहर मिलेगा। तब क्या किया जाएगा, तो कह रहा है भारत से बाहर हुए अपराधों के बारे में साक्ष्य। तो कह रहा है यदि किसी अपराध का विचारण धारा 188 के अधीन किया जा रहा है, मतलब जो भारत से बाहर अपराध हुए हैं उनका ट्रायल किया जा रहा है, तो विचार करने वाला न्यायालय साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। तो फिर जो एविडेंस है उन एविडेंस प्राप्त करने के लिए न्यायालय क्या कर सकता है, जहाँ ट्रायल चल रहा है वो न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 14। चैप्टर 14 बताता है कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। और जो कोई कार्रवाई शुरू करनी है उससे पहले कुछ शर्तें हैं, उनका पालन करना होगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सेक्शन 190 से 199 तक है, मतलब इसमें 10 सेक्शन है। तो पहला सेक्शन बता रहा मजिस्ट्रेट और अपराधों का संज्ञान। कह रहा मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान। तो पहला क्लॉज कह रहा है इस अध्याय के प्रबंधों के अधीन रहते हुए कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, कौन सा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, और उपधारा 2 के अधीन विशेषतः सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, मतलब या तो कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या जिसे पावर दी गई है वो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशा में कर सकते हैं। तो जो संज्ञान है वो निम्नलिखित दशा में कर सकते हैं। तो पहला बताता है कब कर सकते हैं, तो पहला बताता है कोई कंप्लेंट आई है जिसका परिवाद किया गया है उस पर कर सकते हैं। सेकंड कह रहा है पुलिस रिपोर्ट है उस पर कर सकते हैं। फिर थर्ड कह रहा है सुमोटो पे भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है क्लॉज सेकंड। तो क्लॉज सेकंड कह रहा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों की जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये बताता है क्लॉज सेकंड। तो 190 बताता है संज्ञान कैसे किया जाएगा। तो ये कह रहा मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान। तो पहला क्लॉज कहता है या तो कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या जिसे उपधारा, या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जिसे संज्ञान के लिए पावर दी गई हो वो मजिस्ट्रेट, या तो परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर या सुमोटो पर संज्ञान कर सकता है। सेकंड क्लॉज बता रहा है जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है वो संज्ञान तभी ले सकता है जब उसे मुख्य न्याय जो सीजीएम मजिस्ट्रेट है उसने उसे सशक्त किया गया हो। अब आ जाते हम 191।
191 कह रहा अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। तो जो कोई अभियुक्त है वो अगर वो अपना केस कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कराना चाहता है तब के बारे में बता रहा है। तो कह रहा अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। तो कह रहा अपराध का संज्ञान लेने के बाद साक्ष्य लेने से पहले अभियुक्त को अधिकार है कि वह क्या करे, किसी अन्य मजिस्ट्रेट से विचार करा सकता है। अभियुक्त के आवेदन पर मामला अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर दिया जाएगा। तो 191 ये बता रहा है कि अगर संज्ञान ले लिया है न्यायालय ने, संज्ञान लेने के बाद क्या करेगा, अगर अभियुक्त चाहता है तो अगर वो अपना केस ट्रांसफ़र कराना चाहता है किसी और कोर्ट में तो क्या कर सकता है, वो एप्लीकेशन लगा सकता है। अब आ जाते हैं हम 192 में। 192 कह रहा है मामले मजिस्ट्रेट के हवाले करना है। तो कह रहा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, संज्ञान लेने के पश्चात अगर उसे लग रहा है कि मजिस्ट्रेट के पास केस भेज देना चाहिए ट्रायल के लिए, तो कह रहा मामले को जांच या विचार के लिए अपने अधीनस्थ किसी भी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर देगा। संज्ञान लेने के बाद क्या करेगा, सीजीएम केस को किसी भी मजिस्ट्रेट को दे देगा आगे की कार्रवाई के लिए। सेकंड कह रहा है ऐसा सक्षम मजिस्ट्रेट मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश से किसी अन्य मजिस्ट्रेट को भी सौंप सकता है। ठीक है, अब आ जाते हम 193। 193 कह रहा अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान। 193 एक मिनट पहले हम 192 दोबारा देखते हैं। 192 कह रहा मामला मजिस्ट्रेट के हवाले करना। तो कह रहा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संज्ञान के बाद जांच या विचार के लिए मामला अपने अधीनस्थ सक्षम मजिस्ट्रेट को सौंप देगा। पहला क्लॉज कह रहा है। सेकंड क्लॉज कह रहा है ऐसा सक्षम मजिस्ट्रेट मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश से किसी अन्य मजिस्ट्रेट को भी भेज सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 193 में। 193 कह रहा है 193 कह रहा है सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान। अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान। तो ये कह रहा है सेशन न्यायालय 193 कहता है सेशन न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा मामला उसे सुपुर्द न कर दिया गया हो। तो 193 ये कह रहा है कि कोई भी सेशन न्यायालय है वो किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। कब तक नहीं लेगा, जब तक उसे कोई मैटर मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्द न किया गया हो। अब आ जाता है 193। 193 कह रहा है 194 कह रहा है अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश को हवाले किए गए मामलों का अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण। तो ये बता रहा है 94। तो 94 कह रहा है अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश के आदेश के अनुसार ही मामले का ट्रायल करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे उन्हें सेशन न्यायालय बताएगा। तो ये कह रहा है अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश ऐसे मामले का विचारण करेंगे जिन्हें विचारण के लिए उस खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसके हवाले करता है या उनका विचारण करने के लिए उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा जो निर्देश देता है वैसे ही करेंगे। अब आ जाते हैं 195। 195 कहता है लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के बारे में। तो ये कहता है लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवसान के प्रयोग के लिए अभियोजन। 195 कहता है लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों का विचार। तो पहला क्लॉज कह रहा है लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों का विचार या संज्ञान कोई न्यायालय लोक सेवक के या अधीनस्थ लोक सेवक के लिखित प्रवाद पर करेगा। तो कब करेगा, लिखित प्रवाद पर। लोक सेवक अगर लिखित प्रवाद करेगा तभी कराया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 172 188 की धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अथवा ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण या ऐसे अपराध के प्रयत्न का अथवा आपराधिक षड्यंत्र का संज्ञान लोक सेवक
या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक जिसमें प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ हैं लिखित प्रवाद पे ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ये कह दिया। कब करेगा? लिखित प्रवाद पर करेगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। फिर बताता है आगे। हाँ, फिर आगे इसमें ये कहता है, ये तो काफ़ी बड़ा सेक्शन है। हाँ, तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये कह रहा है लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों का विचारण या संज्ञान कोई न्यायालय लोक सेवक के या अधीनस्थ लोक सेवक के लिखित प्रवाद पर ही करेगा। फिर आगे बताता है प्रवाद करने वाला लोक सेवक या वरिष्ठ अधिकारी प्रवाद को वापस लेने का आदेश भी दे सकता है। अगर कोई लोक सेवक ने कोई प्रवाद कर दिया है तो फिर उसका जो वरिष्ठ अधिकारी है उसे वापस केस को वापस लेने के लिए भी ऑर्डर दे सकता है। अब आ जाते हम 196 पर। 195 बताता धमकी देने आदि की दिशा में साक्ष्यों की प्रक्रिया। 195 तो 195 कह रहा है धमकी देने आदि की दशा में साक्ष्यों के लिए प्रक्रिया। जो कह रहा है कोई साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 195A के अधीन अपराध के संबंध में प्रवाद फाइल करेगा। ठीक है, तो उसके लिए 195 से संबंधित कोई अपराध है तो उसके लिए भी प्रवाद फाइल करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम 196। 196 बता रहा है राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। कोई राज्य के विरुद्ध कोई अपराध है जिसका आपराधिक षड्यंत्र किया जा रहा है उसके अभियोजन के लिए। तो कह रहा है राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में। तो कह रहा कोई न्यायालय राज्य सरकार के विरुद्ध अपराधों का संज्ञान केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा। पहली बात, ठीक है। तो कह रहा भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 धारा 153A to 95A 505 की धारा 1 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अथवा आपराधिक षड्यंत्र का आपराधिक दुष्प्रेरण का संज्ञान केंद्र सरकार या राज्य सरकार की मंजूरी से किया जाएगा। तो ये सीधी बात है, अगर कोई राज्य के विरुद्ध कोई अपराध है तो फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी से ही अपराध परिवाद किया जाएगा, अन्यथा नहीं। संज्ञान किया जाएगा, अन्यथा नहीं। बस इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो और देख लेते हैं। फिर कह रहा है आगे आईपीसी की धारा 120B राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति से उपरोक्त अपराध का उनका षड्यंत्र दोनों का संज्ञान सरकार की मंजूरी से किया जाएगा। तो सीधा सेक्शन ये है 196 ये राज्यों के विरुद्ध अपराध से है। तो ये कह रहा है कि राज्य के विरुद्ध कोई अपराध है उनका संज्ञान केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किया जाएगा। और फिर कहता है आईपीसी की धारा 120B राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति से उपरोक्त अपराध या उनके षड्यंत्र दोनों का संज्ञान किया जाएगा। ठीक है, तो 120 से भी संबंधित कोई अपराध है फिर भी या तो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से लिखित सहमति से किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब आ जाते हैं 197 बताता है न्यायाधीश व लोक सेवकों का अभियोजन। जो न्यायाधीश हैं वो या लोक अभियोग से संबंधित मैटर है उनके लिए बता रहा है। अरे यार, इसमें बता रहा है पहला क्लॉज किसी न्यायाधीश लोक सेवक या मजिस्ट्रेट के विरुद्ध अपराध का संज्ञान। केंद्र की सेवा में है तो केंद्र सरकार की मंजूरी से, और कोई केंद्र की सेवा में है तो केंद्र सरकार की मंजूरी से किया जाएगा, और राज्य सरकार की सेवा में है तो राज्य सरकार की मंजूरी से किया जाएगा। ठीक है, तो ये बताता है। तो ये कह रहा है किसी न्यायाधीश लोक सेवक या मजिस्ट्रेट के विरुद्ध अपराध का संज्ञान और केंद्र सरकार की सेवा में है कोई तो केंद्र सरकार की मंजूरी से किया जाएगा, और अगर राज्य सरकार की सेवा में है तो राज्य सरकार की मंजूरी से किया जाएगा। यदि सशक्त बल के सदस्य के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेना है तो फिर वो भी केंद्र सरकार की मंजूरी से ही हम करेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते।
कोई सशक्त जो सैनिक बल से संबंधित है, उनसे संबंधित कोई अपराध तो उसमें केंद्र सरकार की मंजूरी से ही करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब आगे अब आ जाता है हमारा 198। 198 बताता है विवाह के विरुद्ध अपराधों का अभियोजन। और विवाह से विरुद्ध कोई अपराध है उनके बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है आईपीसी की धारा, आईपीसी का चैप्टर 20 और धारा 193 और 194 के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान व्यथित व्यक्ति के परिवार पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। कब किया जाएगा? व्यथित व्यक्ति के परिवार पर किया जाएगा। अब इसमें अपवाद दे रखा है, तो इसमें अपवाद में ये कह रहा है, अपवाद में कह रहा है यदि व्यक्ति 18 वर्ष से कम, जड़, पागल, रोगी है तो किसी अन्य व्यक्ति के परिवार पर, अगर कोई व्यक्ति है जो अंग शैथिल्य है, रोगी है, ठीक है, तो उसके ब्याह पर कोई केस और भी कर सकता है। तो ये अपवादों में आ गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो 18 वर्ष से कम है, जड़ है, पागल है या रोगी है, तो कोई अन्य व्यक्ति भी परिवार कर सकता है। फिर आगे बताता है कोई अगर सशक्त सेना का कोई व्यक्ति है जो सैनिक वगैरह है, ये कह रहा है यदि सशस्त्र बल का अफसर है, छुट्टी नहीं मिल सकती है तो अन्य व्यक्ति उसके ब्याह पर भी अन्य व्यक्ति परिवार कर सकता है, ठीक है, उसके अन्य व्यक्ति के परिवार पर भी हो सकता है। फिर आगे बताता है कि धारा 494 या 495 में स्त्री के माता पिता, भाई बहन आदि रिश्तेदार भी परिवार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताता हमारा 198। तो 198 बता रहा है अगर आईपीसी सेक्शन 20 से संबंधित कोई अपराध है तो फिर उसका संज्ञान जो व्यथित व्यक्ति है वो परिवार करेगा, तभी किया जाएगा। अपवाद में बताया गया यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है, जड़ है, पागल है, रोगी है, तो उसके ब्याह पर कोई अन्य व्यक्ति भी केस का फाइल कर सकता है। फिर आगे बताता है यदि सशस्त्र बल का अफसर है कोई और जिसे छुट्टी नहीं मिल रही तो अन्य व्यक्ति उसका परिवार कर सकता है उसकी तरफ से। फिर बताता है आईपीसी की धारा 194 195 में स्त्री है उसके माता पिता, भाई बहन आदि रिश्तेदार भी परिवार कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा 198A। 198 बता रहा है 198A बताता है भारतीय दंड संहिता की धारा 198A के अधीन अपराधों का अभियोजन। तो ये कह रहा है ऐसे अपराध का संज्ञान, ये बताता है ऐसे अपराधों का संज्ञान 198 बताता है ऐसे अपराध का संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर पीड़ित व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन आदि या व्यक्ति खुद भी कर सकता है। या तो पीड़ित व्यक्ति के माता पिता कर सकते हैं, भाई बहन कर सकते हैं, या वो व्यक्ति पीड़ित है वो भी कर सकता है। फिर बताता है न्यायालय की अनुमति से दत्तक या रक्त संबंधी के परिवाद भी फाइल कर सकते हैं। न्यायालय की अनुमति से दत्तक या रक्त संबंधी के परिवाद पर भी किया जाएगा। कब कब संज्ञान किया जाएगा? तो ये कह रहा है ऐसे अपराध का संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर पीड़ित व्यक्ति के माता पिता हैं, भाई बहन है, या वो खुद व्यक्ति भी कर सकता है परिवार फाइल। फिर आगे बताता है न्यायालय की अनुमति से कोई दत्तक या रक्त संबंधी वो भी परिवार फाइल वो व्यक्ति भी परिवार फाइल कर सकता है। अब आ जाता है हमारा अब आ जाते हैं 199। 199 बताता है मानहानि के लिए अपराध, मानहानि के लिए अभियोजन। कोई केस फाइल किया जा रहा है मानहानि के लिए, तब तो कह रहा है मानहानि के अपराधों का अभियोजन। तो पहला बताता है कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित व्यक्ति
द्वारा किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है वही व्यक्ति केस फाइल कर सकता है। और इसमें एक परंतु दे रखा है। परंतु ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति जड़ है, पागल है, रोगी है, रूढ़िवादी है, या कोई स्त्री है, रूढ़िवादी स्त्री है, या कोई 18 वर्ष से कम आयु का है, तो फिर उसके ब्याह पर कोई दूसरा व्यक्ति भी केस फाइल कर सकता है। फिर आगे कह रहा है इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी जब भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अधीन आने वाले किसी अपराध के बारे में यह कहते हैं कि वह व्यक्ति के विरुद्ध है जो ऐसा अपराध किए जाने समय भारत का राष्ट्रपति है, भारत का उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक है, संघ या किसी राज्य का संघ राज्य क्षेत्र का मंत्री है, संघ या किसी राज्य का कार्यपालक के संबंध में नियोजित अन्य लोक सेवक था, उसके लोक कृत्यों के निर्वहन को उसके आचरण के संबंध में किया गया है, तब सेशन न्यायालय ऐसे अपराधों का संज्ञान उसको मामला सुपुर्द हुए बिना लोक अभियोजक द्वारा किए गए लिखित प्रवाद पर किया जाएगा। तो सीधा सेकंड क्लॉज ये कहता है यदि भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, राज्य के मंत्री आदि की मानहानि से संबंधित कोई अपराध है, तब सेशन न्यायालय में लोक अभियोजक के लिखित प्रवाद पर ही केस फाइल किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। आगे फिर एक फैक्ट ये है कि जो मानहानि का अपराध है, सेशन न्यायालय वगैरह में जो मानहानि का अपराध है उसका केस फाइल कितने टाइम के अंतर्गत किया जाएगा, तो 6 माह के 6 मंथ के अंदर किया जाएगा। जो मानहानि से संबंधित कोई अपराध है जो 199 के अंदर आ रहा है उसका केस फाइल अभियोजन 6 मंथ के अंदर किया जाएगा, ये बताता है क्लॉज 5। तो ये हमने कर लिया 199 तक। अब आगे का हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।